ठंड में बहू का पहाड़ों के नीचे ससुराल। शहर का आलीशान बंगला, बाहर बाहरी ठंड है पर अंदर हीटर और फायरप्लेस की गर्माहट है। महेश चाय की चुस्की ले रहे हैं। पास ही सावित्री और तीनों बहुएं बैठी हैं। बेटे फोन में बिजी हैं और बीमार गुड़िया शॉल में लिपटी बैठी है। अरे वाह भाई, इसे कहते हैं कुदरत का नजारा। बाहर देखो तो हड्डी गला देने वाली ठंड है और अंदर एकदम स्वर्ग जैसी गर्मी। बाहर की ठंड का अपना मजा है जब तक घर के अंदर गर्मी हो। क्यों सावित्री? बिल्कुल सही कहा आपने। भगवान की दया से किसी चीज की कमी नहीं है रमन बेटा। जरा हीटर का टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा दे, गुड़िया को ठंड लग रही है। मम्मी मुझे तो रजाई में भी ठंड लग रही है। अरे गुड़िया तुम तो बस दवाई लो। वैसे मम्मी जी इस हीटर की हवा से मेरी स्किन कितनी ड्राई हो रही है ना। मुझे तो कल ही पार्लर जाना होगा। सिया तू चलेगी मेरे साथ? हाँ भाभी बिल्कुल। वैसे भी इस ठंड में घर का काम तो नौकर ही कर रहे हैं, हमें तो बस अपनी ब्यूटी पर ध्यान देना है। रमन सुन रही हो ना? क्रेडिट कार्ड तैयार रखना। अरे देवियों, तुम लोगों के खर्चे तो सरकार के बजट से भी ज्यादा हैं। पर कोई बात नहीं, पापा का इतना बड़ा नाम है, पैसे की क्या ही टेंशन। सही कहा भैया। पापा वो नया वाला प्रोजेक्ट अगर फाइनल हो गया ना तो फिर हम अगली सर्दियों में स्विट्जरलैंड जाएंगे। यहाँ की ठंड बोरिंग हो गई है। चिंता मत कर बेटा, वो प्रोजेक्ट मेरी मुट्ठी में है। लक्ष्मी जी हमारे दरवाजे पर खड़ी हैं, बस दरवाजा खोलने की देर है। खाओ पियो ऐश करो। सब जोर से हंसते हैं। महेश जी का वर्कशॉप, चारों तरफ पत्थरों की धूल और अधूरी मूर्तियां रखी हैं। बीच में एक बहुत ही सुंदर और भव्य मूर्ति का मॉडल रखा है। महेश जी एक बड़े बिजनेसमैन मिस्टर खन्ना को वो मॉडल दिखा रहे हैं। तीनों बेटे पीछे खड़े हैं। देखिए खन्ना साहब, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। मैंने अपनी रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ इसमें लगा दिया है। यह मूर्ति जब उस चौराहे पर लगेगी तो लोग सदियों तक महेश को याद रखेंगे। महेश जी, आपकी उंगलियों में तो जादू है। मैं तो कहता हूं यह प्रोजेक्ट इतिहास रचेगा। बस आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए, बाकी सबकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। पापा जल्दी साइन कर दीजिए, इतना बड़ा अमाउंट है कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगे। महेश उन पेपर्स पर अपने साइन कर देता है। लो भाई खन्ना साहब, कर दिए साइन। मैंने अपनी कला और अपना भरोसा दोनों तुम्हारे हवाले कर दिए। धोखा मत देना यार। अरे महेश भाई, कैसी बातें करते हो? हम पार्टनर हैं। हम अब भरोसा ही तो बिजनेस की नींव है। मुबारक हो पापा, अब तो पार्टी बनती है। हाँ पार्टी भी होगी बेटा। आज तुम्हारे पिता ने वो हासिल किया है जिसका सपना हर कलाकार देखता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। घर का सामान बिखरा पड़ा है। पुलिस वाले और बैंक के अधिकारी वहां खड़े हुए हैं। बहुएं एक कोने में रो रही हैं। महेश जी के हाथ में एक लीगल नोटिस है। उनके हाथ कांप रहे हैं। मिस्टर महेश, आपके पास और वक्त नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर है, आपकी सारी प्रॉपर्टी, ये घर, वर्कशॉप, सब कुछ बैंक ने जब्त कर लिया है। इस प्रोजेक्ट में आपने जो धोखा किया है उसकी भरपाई इसी से होगी। धोखा? कैसा धोखा? अरे मैंने तो अपनी जान लगा दी थी उस मूर्ति में। खन्ना ने कहा था कि सब लीगल है। वो कहां है? उसे बुलाओ। देखिए खन्ना जी तो सरकारी गवाह बन गए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि आपने नकली पत्थर इस्तेमाल किया और करोड़ों का घोटाला किया है। सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। अच्छा यही होगा कि आप इज्जत से घर खाली कर दे, वरना धक्के मार कर निकालना पड़ेगा। साहब ऐसा मत करो, ये हमारा पुश्तैनी घर है। मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? बाहर इतनी ठंड है, मेरी बेटी बीमार है, थोड़ी तो दया करो। तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। हमारे जेवर, हमारे कपड़े सब ले जा रहे हैं ये लोग। मैं क्या करूं प्रिया, हमारे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। पापा ने जिस पर भरोसा किया उसी ने हमारी पीठ में खंजर भोंक दिया। धोखा? अरे मेरी कला को धोखा मिला है। जिस शहर को मैंने अपनी कला से सजाया, आज वही शहर मुझे सड़क पर फेंक रहा है। चलिए बहुत ड्रामा हो गया, सील लगाओ घर पर, बाहर निकलिए सब लोग, अभी के अभी। नौकर बाहर सामान फेंकते हैं। बहुएं रो रही हैं। घर महेश एक हारे हुए कलाकार की तरह सिर झुकाए निकल जाते हैं घर से। रात हो चुकी है और कड़ाके की ठंड शहर की ऊंची इमारतों के सामने बेघर परिवार खड़ा है। सबके चेहरे उतरे हुए हैं। पापा अब हम कहाँ जाएंगे? इतनी रात हो गई है और चाचा जी ने तो फोन ही काट दिया। इस शहर में हमारा अपना कोई नहीं है। मेरे तो पैर सुन हो गए हैं। अमन, क्या हम आज रात फुटपाथ पर सोएंगे? पुलिस वाले वहाँ से भी भगा देंगे। अरे सोना, अब नींद हराम हो चुकी है बेटा। मैंने इन इमारतों को सजाया था और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा।
पापा, जज्बाती होने का वक्त नहीं है, हमें छत चाहिए, गुड़िया को बुखार चढ़ रहा है। छत ही मिलेगी अमल, लेकिन अब ईंट और इस सीमेंट की नहीं। अब मैं वहां घर बनाऊंगा जिसे कोई बैंक या पुलिस हमसे छीन न सके। जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम? प्रकृति की गोद में, जहां इंसान का लालच ना पहुंच सके। चलो मेरे साथ, आज इस शहर से नाता टूट गया। रात का समय, शहर के बाहरी इलाके में एक टूटी फूटी झोपड़ी है। एक गरीब आदमी रामू ने महेश के परिवार को पनाह दी है। वो जमीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं। भाई, आज तुमने हमें बचा लिया। हमारे अपने खून ने मुंह मोड़ लिया था, पर तुमने अनजान होकर भी दरवाजा खोल दिया। अरे साहब, अमीरों के पास मकान बड़े होते हैं और गरीबों के पास दिल। आप आराम से सो जाइए, यहाँ ठंड नहीं लगेगी। भगवान तुम्हारा भला करे भैया, आज पता चला है कि असली इंसानियत महलों में नहीं झोपड़ियों में बसती है। अगली सुबह पूरा परिवार वहाँ से चल दिया। पापा, अब और नहीं चला जाएगा, ये हवा तो जान ले लेगी, हम खुले में नहीं रह सकते। अरे वो देखो, वो खरगोश और लोमड़ी कैसे उस गड्ढे में घुस रहे हैं। वो मिट्टी खोदकर अंदर छिप रहे हैं, वहां हवा नहीं जा रही है। सही कहा अमन, यह बेजुबान जानवर हमसे ज्यादा समझदार है। ये आंधी से लड़ने के लिए दीवार नहीं बनाते, बल्कि जमीन में छिप जाते हैं। तो क्या हम भी? हम पहाड़ों के नीचे घर बनाकर रहेंगे, वहां सर्दी नहीं लगेगी। पूरा परिवार जंगल में अंदर और जाता है और फिर उन्हें पहाड़ मिलते हैं। वो सभी वहां रुक जाते हैं और पहाड़ों के नीचे खोदना शुरू करते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद एक छोटा सा घर अब बनकर तैयार हो गया था। रात हो गई थी। पूरा परिवार ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपक कर बैठा हुआ था। उन लोगों ने वहीं पर आग भी जला ली थी। मम्मी, अब सहन नहीं हो रहा है, तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है मेरी। ये आज पहुंचा दीजिए ना, मेरा दम घुट रहा है, मुझे खांसी बहुत उठ रही है। बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले बेटी, बाहर बहुत बर्फ है। आग बुझा दी है, आग बुझा दी तो हम सब अकड़ जाएंगे। पापा जी, ये कैसा घर है? हीटर की जगह धुआं और बिस्तर की जगह पथरीली जमीन। मेरी तो कमर टूट गई है। अरे चुप कर रिया, कम से कम छत तो है। बाहर देखो, हवा चाकू की तरह चल रही है। सही कह रहा है अमन, गद्देदार बिस्तर ने हमें कमजोर बना दिया था, यह पत्थर हमें मजबूत बनाएगा। मजबूत बनाकर क्या करेंगे पापा? पेट में तो अनाज का एक दाना नहीं है, क्या खाएंगे? भगवान ने चोंच दी है तो चुग्गा भी देगा। सो जाओ, सो जाओ सब। एक दूसरे की गर्मी ही आज हमारा हीटर है। अगली सुबह जंगल में और सर्दी बढ़ गई थी। रमन अमन जंगल में गए थे कुछ खाने को लेने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ फल मिल गए। फिर उन्होंने बर्फीली पानी में मछली पकड़ने की कोशिश की। भैया, मेरे पैर महसूस नहीं हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काट दिए हों। हिम्मत रख अमन, अगर मछली नहीं मिली तो घर पर सब भूखे रहेंगे। पापा और गुड़िया का चेहरा याद कर। अरे कोई मछली है ही नहीं यहाँ पर, हम बेकार जान जोखिम में डाले हैं। वक्त भी क्या खेल खेलता है। दूसरी तरफ बहुएं लकड़ियां ढूंढ रही थी आग जलाने के लिए। सिया, जरा इसे देख, ये खाने लायक है या जहर? मुझे तो आलू जैसा लग रहा है। पता नहीं भाभी, पर भूख इतनी तेज लगी है कि अब तो जहर भी मीठा लगेगा। उठा लो। उफ, जिन हाथों में मैनिक्योर होता था वो आज जंगल में लकड़ियां बिन रही हैं। आज जल्दी चलाओ, अंधेरा होने से पहले लकड़ियां इकट्ठी कर लो। शाम को लौटते वक्त परिवार को झाड़ी के पास एक गाय और हिरन का बच्चा ठंड से ठिठुरते हुए मिलते हैं। अरे देखो, बेचारे कैसे ठिठुर रहे हैं। इनकी आंखों में बिल्कुल हमारी तरह डर है। सिया, आगे चलो, हमारे पास खुद के लिए जगह नहीं है, हम कोई चिड़ियाघर नहीं चला रहे। रमन प्लीज, अगर हमने इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया तो हम में और उन शहर वाले धोखेबाजों में क्या फर्क रह जाएगा? भाभी सही कह रही हैं भैया, जगह थोड़ी टाइट हो जाएगी पर दिल तो बड़ा रख सकते हैं ना। ले चलो इन्हें अंदर, ये बेजुबान शिकायत नहीं करेंगे, बस पनाह मांग रहे हैं। वैसे भी गाय माता है, इसके आने से बरकत ही होगी। इंसान और जानवर बस एक ही छत के नीचे आग के पास बैठे हैं। इसे कहते हैं कुदरत का इंसाफ। आज हम सब बराबर हैं, कोई राजा नहीं, कोई रंग नहीं, बस सब जीव हैं तो जीना चाहते हैं। बाहर सर्दी बढ़ती जा रही थी। अंदर घर में अलाव की हल्की रोशनी है। सब सो रहे हैं पर महेश जाग रहे हैं। उनकी नजर कोने में पड़े एक पत्थर पर पड़ती है। वो जेब से छोटी सी छैनी निकालते हैं। तेरा क्या कसूर मेरे दोस्त, दुनिया ने मुझे ठुकराया है, मेरी कला को थोड़े
तू तो पत्थर है, तू धोखा नहीं देगा। महेश जी बहुत धीरे धीरे पत्थर तराशने लगते हैं। रमन की आंख खुलती है और वो पिता को काम करते देखकर दुखी हो जाता है। पापा, आपने कसम खाई थी कि छेनी नहीं उठाएंगे, पर हुनर को कौन कैद कर सकता है? ये पत्थर ही अब आपका मरहम है। अगले दिन रमन और उसके दोनों भाई काम की तलाश में बाजार गए। रमन ने वो मूर्ति अपने पास रखी थी जिसे उसके पिता ने रात को जागकर बनाया था। वो एक दुकानदार के पास पहुंचता है और उसे मूर्ति को देता है। अरे भाई साहब, ये कहां से लाए? ये फिनिशिंग तो बड़े बड़े कारीगरों के हाथ में नहीं देखी। चोरी की तो नहीं है? सेठ जी, ये मेहनत की है, चोरी की नहीं है। मेरे पिताजी ने बनाई है। घर में राशन नहीं है, वरना इसे मैं कभी ना बेचता। बताइए क्या देंगे इसका? अरे ले भाई, ये ले 2000 रुपए। हर चीज में दम है, और हो तो ले आना। पैसे लेकर रमन और उसके भाई वहां से चले जाते हैं। उन्होंने अपने घर का राशन और पहनने के लिए कुछ कपड़े लिए थे। अरे रमन, ये सब कहाँ से आया? तूने कहीं कुछ गलत काम तो नहीं किया? रमन सच बता, पैसे कहां से आए? मैंने कहा था भूखे मर जाएंगे, पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। पापा, मैंने हाथ नहीं फैलाया। यह आपकी कमाई है। वो जो रात को आपने पत्थर तराशा था, उसे ही बेच कर आया हूँ। आपकी कला ने आज हमें खाने के लिए पैसे और पहनने के लिए कपड़े दिए हैं। मुझे लगा था मेरी कला श्राप बन गई है, पर आज पता चला ये तो वरदान है। तूने मेरी आंखों से पट्टी हटा दी रमन। चलिए माँ जी, आज चूल्हा जलेगा। आज हम पेट भरकर रोटी। समय बीत जाता है। एक दिन की बात है। रमन, अमन और नमन लकड़ियां जमा कर रहे थे। तभी उन्हें पेड़ के नीचे एक गरीब परिवार ठंड से सिकुड़ा हुआ दिखता है। मोहन और उसकी पत्नी बच्चे को छाती से लगाई कांप रहे थे। भैया देखो, वहां कोई मुसीबत में लग रहा है। भैया मदद कर दो। अरे तूफान ने झोपड़ी उड़ा दी, मेरा बच्चा ठंड से मर जाएगा। हमने मदद मांगी पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इनकी हालत तो हमसे भी बदतर है। हमारे पास तो फिर भी एक छोटा सा घर है, लेकिन ये तो खुले में। उठो भाई, अरे यहाँ बैठे रहे ना तो बर्फ बन जाओगे। कहाँ जाए मालिक, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे साथ चलो। हमारे पास महल नहीं है, पर पत्थर की पक्की छत जरूर है। खाना रूखा सूखा है, पर दिल से खिलाएंगे। आ जाओ, आ जाओ मेरे शेर, अब तुझे ठंड नहीं लगेगी। सभी उसे नए परिवार को अपने पहाड़ वाले घर में ले जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है। तीनों बेटे काम की तलाश में पास के गांव गए थे। चारों तरफ बहुत ठंडी हवा चल रही है। एक घमंडी जमींदार ठाकुर रमन, अमन और नमन मैले कपड़े में उसके सामने खड़े हैं। ठाकुर साहब, कोई भी काम दे दीजिए, बर्फ हटाने का या खुदाई का। घर में राशन नहीं है। काम? अरे तुम लोगों के हाथ देखे हैं, लकड़ियों जैसे कोमल हैं। शहर के बाबू लगते हो। यहाँ मजदूरी करना तुम्हारे बस का काम नहीं है। मालिक, हाथ कोमल जरूर है, पर इरादे नहीं। आप मौका दीजिए, शिकायत नहीं आएगी। ठीक है, मेरे खेत में काम करना होगा। काम दिन भर का है, लेकिन दिहाड़ी आधी मिलेगी। करना है तो करो, वरना रास्ता नापो। भैया, ये तो सरासर बेइज्जती है। हम भिखारी नहीं हैं। चुप रहे नमन, इज्जत से बड़ा पेट होता है। घर में गुड़िया की दवा चाहिए। उस दिन तीनों भाइयों ने खेत में दिन भर मेहनत की। रात को ठाकुर ने उन्हें बहुत कम पैसे दिए। वो उन्हें पैसों को लेकर अपने घर पहुंचे। घर के अंदर का दृश्य अब बदल चुका था। रिया और प्रिया नुकीले पत्थरों को घिसकर चिकना कर रही है। सिया गेरू लाल मिट्टी घोल रही है। ये पत्थर घिसना तो जिम जाने से भी ज्यादा थकाने वाला है। पर देखो प्रिया, ये दीवार अब कितनी साफ लग रही है। हाँ दीदी, पहले ही घर नहीं लगता था, लेकिन अब लग रहा है कि कोई इंसान यहाँ रहता है। हमारे इंटीरियर डेकोरेटर फ्रेंड्स हमें देख लेना तो बेहोशी हो जाएंगे। हंसने दो ने। वो ईंट पत्थर सजाते हैं, हम अपनी दुनिया सजा रहे हैं। गुड़िया, जरा वो कोयला तो देना। गुड़िया भाभी, यहाँ एक सूरज भी बना दो। इस अंधेरे घर में थोड़ी रोशनी तो दिखेगी। मेरी बच्चियां महलों की रानियां थी, पर आज असली ग्रह लक्ष्मी लग रही हैं। इन्होंने तो पत्थर में भी जान डाल दी। रात को बाहर भीषण ठंड पड़ रही है, पर अंदर अलाव जल रहा है। महेश का परिवार और मोहन का परिवार सब सट कर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। बाबूजी, आज बाहर यमराज खड़ा है और अंदर हम स्वर्ग में बैठे हैं। आप लोग इंसान नहीं, फरिश्ते हैं हमारे लिए। अरे भाई, फरिश्ते हम नहीं, ये वक्त है जो हमें मिल रहा है। जब पेट भरा होता है तो इंसान एक दूसरे को काटता है, जब खाली होता है तो हाथ बांट कर खाता है। मोहन की पत्नी आरती भी वहीं बैठी थी। बहन जी, आपकी बहुओं ने तो हमें सगी बहन की तरह रखा है। भगवान ऐसी किस्मत सबको दे। रिया के पास एक हिरन का बच्चा बैठा था और वो उसको भी अपनी थाली में खिला रही थी और खुद भी खा रही थी। अब ये हमारा परिवार है चाची जी। सुख में साथ होना हो, दुख में साथ होना चाहिए।
कुछ दिनों के बाद उस छोटे से घर में भीड़ बढ़ने से जगह कम पड़ गई है। लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे। पापा ऐसे काम नहीं चलेगा, यहाँ तो रहना मुश्किल हो रहा है, हम एक के ऊपर एक सो रहे हैं। हाँ पापा, मेहमान और जानवर बढ़ गए हैं, जगह उतनी ही है, हमें कुछ करना होगा। सही कह रहे हो, परिवार बड़ा है तो घर भी बढ़ना चाहिए, हम रुक नहीं सकते। महेश जी अपनी भारी छेनी और हथौड़ा उठाते हैं। पापा आप क्या कर रहे हैं? ये दीवार बहुत सख्त है, इसे तोड़ने में महीनों लग जाएंगे। महीने लगे या साल, रास्ता तो बनाना पड़ेगा रमन। ये पहाड़ जिद्दी है तो हम भी कम नहीं, आज इसे और गहरा खोदेंगे। हो जाओ तैयार बेटो। महेश जी पूरी ताकत से दीवार पर पहला वार करते हैं और फिर दूसरा वार करते हैं और ऐसे ही करते रहते हैं। समय बीत जाता है। महेश पसीने में लथपथ होकर दीवार पर हथौड़ा चला रहे हैं। रमन, अमन और नमन मलबे को हटा रहे हैं। पापा बस कीजिए, यह दीवार बहुत सख्त है, कहीं ऊपर से छत न गिर जाए, हम वैसे भी थक चुके हैं। नहीं रमन, मुझे महसूस हो रहा है इस दीवार के पीछे कुछ अलग है, बस एक आखिरी चोट और। महेश जी पूरी ताकत से वार किया, पत्थर टूटता है और वहां से सफेद धुएं का गुबार तेजी से निकलता है। भागो, यहाँ आग लग गई है, धुआं निकल रहा है। अरे रुको, ये धुआं नहीं है, ये तो भाप है। दीवार के पीछे पहाड़ के अंदर गर्म पानी की धारा बह रही है। महेश कांपते हाथों से उस गर्म पानी को छूता है। अरे देखो, ये तो गर्म पानी है, उबलता हुआ पानी। भगवान ने सुन ली, इस जानलेवा ठंड में हमें गीजर दे दिया। सभी वहां इकट्ठे हो जाते हैं और एक एक से उसे गर्म पानी को छूकर देखते हैं। हे मेरे नाथ, ये तो चमत्कार है, अब मेरे बच्चों को ठंड नहीं लगेगी। हे भगवान, दीदी ये तो उबलता हुआ पानी है, बिल्कुल गर्म, विश्वास ही नहीं होता इस बर्फ के बीच गर्म पानी। सिया भी गर्म पानी को छूकर देखती है, उसे सुकून महसूस होता है। कितना सुकून मिल रहा है, कसम से शहर के महंगे स्ट्रीम बाथ में भी ऐसा सुकून नहीं मिलता था। रिया भी गर्म पानी को छूकर देखती है। सच में सिया, मेरे हाथ ठंड से सुन पड़ गए थे, लग रहा था उंगलियां कट जाएंगी। अब लग रहा है कि जैसे जान वापस आ गई है, हम बच गए, हम सच में बच गए। पापा ये सिर्फ पानी नहीं, अमृत है। बाहर -डिग्री है और अंदर ये, अब तो ये घर किसी महल से कम नहीं है। कुछ समय बीत जाता है। पहाड़ी सड़क पर घना कोहरा था। रमन, अमन और नमन बाजार से लौट रहे थे। तभी अमन को एक कार दिखती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। भैया वो एक्सीडेंट देखो। चलो जल्दी चलो, कहीं अंदर कोई फंसा हुआ ना हो। तीनों भाई कार के पास पहुंचते हैं। अंदर मिस्टर रॉय बेहोश पड़े हैं और माथे से खून बह रहा है। नमन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी का दरवाजा नहीं खुलता। भैया दरवाजा लॉक है और पेट्रोल की बदबू आ रही है, गाड़ी कभी भी आग पकड़ सकती है। हटो पीछे हटो, शीशा तोड़ना पड़ेगा। रमन एक पत्थर की सहायता से गाड़ी का कांच तोड़ता है और फिर मिस्टर रॉय को बाहर निकाला जाता है। बचाओ, मत बचाओ मुझे, मत बचाओ मुझे। सांस चल रही है, इनका शरीर पर ठंडा पड़ रहा है, अस्पताल बहुत दूर है भैया, हम इन्हें अपने घर ले चलते हैं। और वैसे भी इनको चोट ज्यादा नहीं लगी है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। अभी तीनों मिलकर मिस्टर रॉय को अपने घर के अंदर ले जाते हैं। मिस्टर रॉय को एक कंबल उड़ाया जाता है और थोड़ी देर में वो होश में आ जाते हैं। मैं कहाँ हूं? क्या मैं मर गया हूं? अरे आप जिंदा हैं साहब और बिल्कुल सुरक्षित है। ये हमारा घर है, ये चाय पीजिए, ताकत आएगी। घर? ये तो गुफा लगती है, बाहर तो जानलेवा ठंड थी, यहाँ इतनी गर्मी कैसे? क्या हीटर लगाया है? हीटर नहीं अंकल, ये कुदरत का करिश्मा है। वो देखिए गर्म पानी का झरना, यही है हमारा हीटर। तभी मिस्टर रॉय की नजर पत्थर की कुछ छोटी मूर्तियों पर पड़ती है जो कि महेश ने बनाई थी। ये आर्ट, ये किसने बनाया है? मैंने दुनिया के बड़े बड़े होटल्स में ऐसे आर्ट देखे हैं पर इतने अच्छे नहीं देखे। सच में ये जगह बहुत सुंदर है, ये तो जन्नत है भाई साहब। अरे जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं बचता तो वो पत्थर में भी फूल खिला देता है। ये मेरी और मेरे बच्चों की मेहनत है। देखिए आप लोग मुझे बचा लाई पर मैं तो मरना चाहता था। बिजनेस में घाटा हुआ और डिप्रेशन में सब खत्म। ऐसा लगा जैसे अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए सोचा क्यों ना अपने आप को ही खत्म कर दिया जाए। इसलिए मैं मरने के लिए निकला था लेकिन आप लोगों ने बचा लिया। साहब जान है तो जहान है। आप जिस डिप्रेशन की बात कर रहे हैं हम उस अंधेरे से गुजर चुके हैं। हमारा वो घर जिसे पापा ने खून पसीने से बनाया था वो एक झटके में हमसे छीन लिया गया। हम सड़क पर आ गए थे साहब। जिनके साथ हम पार्टियां करते थे, मुसीबत आई तो उन सबने ऐसे मुंह फेर लिया जैसे हमें जानते ही ना हो। उस रात लगा था कि अब सब खत्म हो गया है पर देखिए आज हम यहाँ हैं। सब कुछ खोकर भी हम साथ हैं और खुश है। गिरना बुरा नहीं है साहब, गिरकर हार मान लेना बुरा है। हमने हार नहीं मानी सर,
जब लगा कि सब खत्म हो गया है तो हमारे पिताजी ने हमें बिखरने नहीं दिया, उन्होंने हमें ताकत दी। आज ये गुफा ही हमारी दुनिया है और सच कहूं तो उस आलीशान बंगले से ज्यादा सुकून हमें यहाँ मिलता है। आपकी बातें सुनकर मुझे शर्म आ रही है। मैं तो थोड़े से घाटे में ही जिंदगी से हार मान बैठा था, लेकिन आप लोगों ने सब कुछ खोकर भी हार नहीं मानी। दुख छोटा या बड़ा नहीं होता साहब, फर्क सिर्फ नजरिए का है। असली ताकत जेब में नहीं जिगर में होती है। आप कमजोर नहीं है, बस वक्त की थोड़ी धुंध थी जो अब हट गई है। महेश जी, आप एक बहुत अच्छे खजाने के ऊपर बैठे हैं और आपको खबर भी नहीं है। खजाना? हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है साहब। यह जगह, यह गर्म पानी का झरना, यह पहाड़ के अंदर बना महल और आपकी कलाकारी, यह किसी अजूबे से कम नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? हम इसे सिर्फ घर नहीं रहने देंगे, हम इसे एक टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे, एक ऐसा म्यूजियम रिजॉर्ट जहां लोग कुदरत और कला को देखने आएंगे। मैं पैसा लगाऊंगा, आप कला लगाइए, यकीन मानिए दुनिया इसे देखने लाइन लगाएगी। बात तो सही कही है आपने, हमने तो ये सोचा भी नहीं। वक्त बीतता है, मिस्टर रॉय की जमा पूंजी और परिवार की मेहनत ने उसे गुफा की काया पलट कर दी। जगमगाती लाइट, शाही फर्नीचर और महेश की बेमिसाल मूर्तियों ने उस पत्थर के घर को एक आलीशान रॉक पैलेस बना दिया था। नमस्ते, वेलकम टू रॉक प्लेस। आइए अंदर आइए। ओह माय गॉड, ये गर्म पानी ये नेचुरल है? जी सर, 100% नेचुरल, यह कुदरत का अपना हीटर है। अरे भैया, ये आर्ट देखो, ऐसी मैंने म्यूजियम में भी नहीं देखी, ये तो अनमोल है। घर की औरतें भी काम पर लगी हुई थीं। वो सभी टूरिस्ट को जगह के बारे में बता रही थी और कुछ औरतें रिसेप्शन पर बैठी थीं। मोहन का परिवार भी इस काम में मदद कर रहा था। अमन देख, यह हमारी पहली कमाई है, इज्जत की कमाई, न किसी की गुलामी न किसी का डर। हाँ भैया, आज थकान महसूस नहीं हो रही है, आज लग रहा है कि हम जीत गए। तभी वहां मशहूर आर्ट क्रिटिक मिस्टर वर्मा आते हैं और जब वो पत्थर की मूर्तियों को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अरे भाई साहब, तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे? लोग कहते थे महेश खत्म हो गया, पर यहाँ तो तुमने अपनी ही दुनिया बसा ली। यह काम तुम्हारे पिछले सारे कामों से बेहतरीन है। वर्मा जी, जब सब कुछ छिन गया तब मुझे मेरा असली हुनर वापस मिला। हमें माफ कर दे महेश, तुम सिर्फ शिल्पकार नहीं जादूगर हो। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। सम्मान का असली मजा तब है जब वो अपनों के बीच मिले। रिसेप्शन के काउंटर पर रिया, प्रिया और सिया तीनों बहुएं बैठी हैं। आज उनके कपड़े मैले नहीं, उन्होंने सुंदर साड़ियां पहनी हैं। नमस्ते, वेलकम टू द हिडन रॉक पैलेस। ये सिर्फ होटल नहीं, हमारा घर है और घर में आए मेहमान भगवान होते हैं। किसी ने सही कहा है कि सब्र का फल मीठा होता है, किसी की मेहनत फालतू नहीं जाती। अगर कोई सच्चे दिल से मेहनत करता है तो उसे उसका फल जरूर मिलता है, जैसे कि आज हमको मिला। भाभी, गेस्ट के लिए वेलकम ड्रिंक और ये चाय है, पापा जी ने स्पेशल जड़ी बूटियों से बनाई है। तभी वहाँ पर गुड़िया दौड़ते हुए आती है। अरे मेरी गुड़िया, तू क्यों काम कर रही है? आराम करना। आराम भाभी, इस गर्म भाप ने तो मेरे फेफड़े लोहे के कर दिए हैं। अब मैं नहीं थकती, मुझे भी काम करना है, आखिर मैं भी इस महल की राजकुमारी हूँ। शाम का सुहाना वक्त गर्म पानी के झरने के किनारे एक बहुत बड़ी पत्थर की टेबल सजी है। महेश, सावित्री, तीनों बेटे, तीनों बहुएं, गुड़िया, मिस्टर रॉय और मोहन का परिवार सब एक साथ बैठे हैं। सबके हाथों में मिट्टी के कुल्हड़ हैं जिनमें से भाप निकल रही है। महेश जी, मैंने दुनिया भर की स्कॉच पी है, पर कसम से इस कुल्हड़ वाली चाय में जो नशा है वो कहीं नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अमृत पी रहा हूँ। सही कहा रॉय अंकल, जब हम शहर में थे तो इसी तरह एक साथ बैठकर चाय पीते थे, लेकिन तब इतना मजा नहीं आता था जितना आज आ रहा है। अरे बाबूजी, आपने हमें सड़क से उठाकर यहाँ बिठाया है, हमें तो अब भी लगता है कि कोई सपना देख रहे हैं। सपना नहीं बेटा, यह हकीकत है। दुख ने हमें जोड़ा था, अब सुख ने हमें बांध लिया है। अब हम सब एक परिवार हैं। पापा, आपको याद है वो शहर वाला घर, वो एसी, वो हीटर, वो मखमली सोफे? कभी कभी उनकी याद आती है। याद नहीं अमन, वो घर ईंटों का था पर रिश्ते कच्चे थे। वहां हम साथ होकर भी अलग थे बेटा। वो अमीरी कांच की थी, एक ही चोट में टूटकर बिखर गई, लेकिन ये अमीरी पत्थर की है, ये कभी नहीं टूटेगी क्योंकि इसकी नींव हमने अपने पसीने और प्यार से रखी है। पापा जी, शहर में जब मेरी हीरे की अंगूठी खो गई थी तो मैं 3 दिन तक रोई थी। मुझे लगता था मेरी सुंदरता चली गई, लेकिन आज मेरे हाथों में ये छाले हैं और सच कहूँ तो ये मुझे उस हीरे से ज्यादा कीमती लगते हैं, क्योंकि उस हीरे ने ना सिर्फ मेरी उंगली सजाई थी, लेकिन इन छालों ने मेरा परिवार बचाया है।
सही कह रही हो दीदी, वहाँ हमारे पास बड़े बड़े कमरे थे, पर हम सब अपने अपने फोन और दरवाजों के पीछे कैद थे। पता है, मुझे हमेशा लगता था कि खुश रहने के लिए शॉपिंग और पार्टियां चाहिए। हम खुशियां खरीद रहे थे, जी नहीं रहे थे। आज हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, पर देखिए हम हंस रहे हैं, बिना किसी शर्त के हंस रहे हैं। सभी एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे और गर्म पानी के झरने को देख रहे थे और सब हंस रहे थे।